हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। माई सेल्फ पारस ठाकुर एंड चलिए स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो क्रैश कोर्स थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपने गैस स्टेट पढ़ भी लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया। गैस स्टेट इज लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली गैस स्टेट को थर्मोडायनेमिक्स में ही काउंट किया जाता है, बट हम वैसा नहीं करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए वो एक तरह का प्री रिक्विजिट था, अब आपको वो आ चुका है, तो आप आई थिंक आपको थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट थर्मो इज अ सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर चैप्टर ऐसा है जहाँ पर फंडामेंटल बहुत डीप जाते हैं। मतलब आपको कई बार ना मल्टीपल टाइम्स पढ़ के भी वो क्लैरिटी नहीं आती जो रिक्वायर्ड होती है। तो थर्मो लगता सबको है कि हाँ यार ये 4-5 डेफिनेशन, 4-5 लॉज हैं, ये 10-15 फॉर्मूलाज हैं, बट कब कहाँ क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा नहीं करना है, कैसे पता लगेगा, वो क्लैरिटी आपको धीरे धीरे आएगी। तो परेशान नहीं होना, जितना आता है उसको पकड़ के रखो और उसके ऊपर प्रैक्टिस इतनी करो कि एटलीस्ट जो आता है वो चीज़ गलत ना हो। ठीक है, और धीरे धीरे सब कुछ होता है, टेंशन नहीं लेनी है। विल ट्राई टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अच्छे से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन विद मैटर, और उससे किन किन प्रॉपर्टीज़ पे क्या क्या असर पड़ता है। जब एनर्जी और मैटर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम पढ़ेंगे, उनके आपस में रिलेशंस क्या हैं, उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूलाज आएंगे, वो सारे रिलेशन हम पढ़ेंगे। तो यस, एज ऑलवेज जैसा मैं बोलता हूँ कि क्लास स्टार्ट होने से पहले, अपना पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, टेक ए डीप ब्रेथ, स्माइल। ठीक है, थिंक अबाउट योर गोल्स, थिंक अबाउट योर टारगेट्स इन लाइफ, एंड फिर स्टार्ट करिए। बिकॉज ये जो नेक्स्ट कुछ घंटे आप पढ़ाई में देने वाले हैं, ये आप पढ़ाई के लिए नहीं दे रहे हो, ये आप अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए समय दे रहे हो। ठीक है, तो दे हैव टू बी प्रोडक्टिव। तो यू हैव टू स्टे फोकस्ड, सिंसियर, एंड सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर एक तरफ। ठीक है, बिकॉज वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिशन, जो आपकी जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग कंटिन्यूज ऑल द टाइम। आप किताब पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, दैट डजेंट मैटर। द एटीट्यूड ऑफ ट्रेनिंग, it should be running all the time, every single minute, every single second you are training for your goal। अब वो पढ़ाई के थ्रू होगा, या एक एटीट्यूड बनाने के थ्रू, या एक पर्सनैलिटी बिल्ड करने के थ्रू, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपके गोल के लिए। सिर्फ पढ़ाई से ही गोल आपका अचीव नहीं होता है। तो यू आर ट्रेनिंग 24/7। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। चलिए, तो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड इनर पीस, ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली बात करता है, क्या क्या पढ़ते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी की जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, वर्क की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, उसके बारे में पढ़ते हैं। उससे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, घट रही है, उसके बारे में बात करते हैं। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शंस है ना, वर्क डन, एंट्रोपी, एंथैल्पी, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, मतलब हम किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पानी की बॉटल है, तो ये मेरा सिस्टम है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो जिसको मेरे को स्टडी करना है कि यार इसमें क्या क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो जिसको मैं स्टडी करता हूँ दैट बिकम्स माई सिस्टम, एंड एवरीथिंग एल्स बिकम्स सराउंडिंग्स। तो यूनिवर्स क्या हुआ, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो सिस्टम तीन टाइप के हैं, क्लोज्ड, ओपन, आइसोलेटेड। क्लोज का मतलब एक कप ऑफ टी ले लो, है ना, एक चाय का प्याला, उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, क्या होगा, वेपर अंदर बाहर नहीं जा पाएंगे, पर चाय ठंडी तो हो ही जाएगी ना थोड़ी देर में। तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ना, बाउंड्री के थ्रू एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, पर मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा। ओपन में क्या है, अब ढक्कन को हटा दो तो वेपर्स भी बाहर निकलेंगे चाय के। ठीक है, गर्म चाय है तो ठंडी भी होगी, और वेपर्स का भी एक्सचेंज होगा, मास का भी एक्सचेंज हो रहा है, तो मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। और आइसोलेटेड, अब उसको थर्मस फ्लास्क में डाल दो। तो आइडियल सिनेरियो अगर आप सोचें तो एनर्जी भी उसकी नहीं निकलेगी और मैटर भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ना तो एनर्जी और ना ही मैटर, दोनों में से कोई भी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा सराउंडिंग के साथ, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स भी एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि यूनिवर्स से बाहर क्या है, कुछ बाहर जाने के लिए कुछ है ही नहीं ना बाहर, जो भी है वो सब यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम ही है। तो जब भी हम किसी डेफिनेशन में आइसोलेटेड सिस्टम यूज करते हैं वर्ड, तो आप उसका मतलब यूनिवर्स भी ले सकते हो। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जब भी आपके पास कोई सिस्टम था जिसको आप स्टडी कर रहे थे, है ना, मान लीजिए किसी कंटेनर में गैस है या कोई लिक्विड है या कुछ भी है, वट एवर इट इज, सॉलिड है, कुछ भी है, आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे अप्लाई होती है।
थर्मोडायनेमिक्स के लॉ कभी आप एक एक सिंगल पार्टिकल या मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई नहीं करते। थर्मोडायनेमिक्स के लॉस हम अप्लाई करते हैं मैक्रोस्कोपिक, मतलब बल्क में है कि इतना अमाउंट सॉलिड है मेरे पास, या इतना लिक्विड है, या इतनी गैस है। एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई नहीं होती, वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, पर हम वो नहीं पढ़ते, हमारे काम का वो नहीं है, ठीक है। तो आपका जो भी सिस्टम है जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, यार उस सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ये मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर में गैस है, तो बेटा इस गैस की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ना। अगर मुझे आपको बताना है कि मेरे पास एक सिस्टम है, मुझे आपको बताना है मेरे पास एक गाड़ी है, मैं कैसे बताऊंगा कैसी गाड़ी है। बोलूँगा यार वाइट कलर है, इस तरह की शेप है, सेडान है या फिर एसयूवी है, क्या है ना। एक एक आपको कुछ कुछ डिटेल्स बताऊंगा ताकि आप माइंड में इमेजिन कर पाओ, ओके अच्छा ऐसी गाड़ी है। तो वैसे जो मेरे पास सिस्टम है, अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास एक कंटेनर में गैस है, पर अगर मैं बोलूँ मेरे पास 5 लीटर का कंटेनर है, मेरे पास उसमें हाइड्रोजन गैस है, उसका प्रेशर इतना PATM है, ठीक है, टेम्परेचर मेरा इतना केल्विन है। अगर मैं इतनी सारी डिटेल आपको दूं तो आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे, ओके अच्छा ये गैस इतना प्रेशर, इतना वॉल्यूम, इतना टेम्परेचर, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज डिफाइन करने से क्या हुआ, सामने वाला और मैं भी समझ गया कि मेरा सिस्टम एग्जैक्टली है क्या। तो ये प्रॉपर्टीज मिलके सिस्टम को डिफाइन करती है ना यार, ठीक है। तो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना जरूरी होता है। जैसे आप अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं किसी को, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा कैसा है, वैसा है, इतना टॉल है, ये उसका कॉम्प्लेक्शन है, बड़ा मतलब स्वीट है, या गुस्सा करता है बहुत, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है। तो आप 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में बताएंगे तो सामने वाले को थोड़ा सा आइडिया लगेगा, अच्छा इस तरह का लड़का है वो, है ना, ये लड़की है, जो भी है, ठीक है। तो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, सॉरी सिस्टम वेरिएबल्स, ओके सिस्टम वेरिएबल्स। तो प्रॉपर्टीज को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है कि वो इंटेंसिव हैं या एक्सटेंसिव हैं। देखो इंटेंसिव वो होती है जो बेटा मास पे डिपेंड नहीं करती, मतलब अगर मैं सिस्टम जो मेरे पास था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, काट दूं आधा, तब भी उस प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ेगा, या उसका मास को डबल कर दूं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मेरे पास ये पानी की बॉटल है, बेटा आधा पानी फेंक भी दूं मैं, पानी का अमाउंट कम हो गया, क्या पानी की डेंसिटी चेंज हो जाएगी? नहीं। क्या पानी का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब कलरलेस है ये तो नहीं। इसकी जो ओडर है मतलब स्मेल, वो चेंज हो जाएगी? नहीं। पर इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? हाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका मास चेंज हो जाएगा? यस वो होगा। इसका एनर्जी कंटेंट चेंज हो जाएगा? यस वो भी हो जाएगा, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अभी जितना पानी का टेम्परेचर है, अगर आधा पानी में फेंक दूं या पूरा बॉटल को भर दूं, क्या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? नहीं। तो टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट होती है क्वांटिटी से, उनको इंटेंसिव बोलते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कंसेंट्रेशन। और जो डिपेंड करती हैं मैटर पे, अमाउंट पे, मतलब अमाउंट बढ़ा दिया घटा दिया तो वो प्रॉपर्टी चेंज होती है, उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लाइक वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड ऑल। बेटा जो भी मोलर प्रॉपर्टीज होती है ना पर मोल, वो हमेशा इंटेंसिव होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अमाउंट फिक्स कर दिया ना आपने, मोलर का मतलब ही हो गया कि पर मोल, अमाउंट पहले फिक्स कर दिया, तो मोलर वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, मोलर एंथैल्पी उस सब्सटेंस का नहीं होगा, राइट। तो मोलर जब कोई प्रॉपर्टी आ गई तो फिर आप टेंशन नहीं लो, वो इंटेंसिव हो गया। देन अब जब भी हम किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक के लॉ अप्लाई करने हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी सिस्टम है किसी भी स्टेट में है उसके ऊपर आप अप्लाई कर दोगे। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और वो भी कौन से इक्विलिब्रियम में? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? 3 तरह के इक्विलिब्रियम हमारे पास होते हैं। एक आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। इन तीनों इक्विलिब्रियम के को एग्जिस्ट करने पे हम बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब मान लीजिए एक पिस्टन में, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, या अंदर गैस रखी हुई है, बट अगर अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर होगा तो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर अंदर का प्रेशर हाई होगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, बाहर का प्रेशर हाई होगा तो पिस्टन नीचे आएगा। जब दोनों तरफ प्रेशर बराबर है तो पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मतलब आप ये बोल दो कि नेट फोर्स जीरो है, जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम तुमने पढ़ा ही है, नो नेट केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है, मतलब सिस्टम में मैं यहाँ का टेम्परेचर मेजर करूँ, चाहे यहाँ का करूँ, यहाँ का करूँ, यहाँ का करूँ, टेम्परेचर सेम है। मतलब एज वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जीरो है, नो चेंज इन टेम्परेचर व्हेन वी मूव अक्रॉस अ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो इन तीनों के मिलके ये तीनों एग्जिस्ट करने चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, और तभी उसके ऊपर हम लॉज अप्लाई करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स की एक और पॉइंट है,
थर्मोडायनेमिक्स आपको किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी के बारे में बता देता है, उसमें एनर्जी चेंजेस क्या होंगे, ये रिएक्शन हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, फिजिबल है नहीं है, बट इट डजंट टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। हो जाएगा ये बता देगा, फास्ट होगा स्लो होगा, इट डजंट टॉक अबाउट द स्पीड, सिर्फ फिजिबिलिटी की बात करता है, एनर्जी चेंजेस की बात करता है। ठीक है, तो जो मैंने आपको कहा कि सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो तो हमने पढ़ लिया। फिर दो और भी क्लासिफिकेशन है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब आप देखिए ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे जा रहे हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप, गए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो ए आपका इनिशियल है, इनिशियल स्टेट है आपका ए, और बी आपका फाइनल स्टेट है। ठीक है बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, कैसे गए थे उस पर फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब ये, अगर मैं ये पानी की बॉटल है, जो पानी है इसको गर्म करता हूँ, अभी इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, इसको 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करूँ, ठीक है, तो डेल्टा टी कितना आया, 25, है ना, 25 से 50 किया तो डेल्टा टी 25 का आ गया। अब वो मैं गर्म गैस के ऊपर रख के करूँ, हीटर लगा के करूँ, ठीक है, धूप में रख के करूँ, कैसे करूँ, से क्या फ़र्क पड़ता है, डेल्टा टी तो मेरा 25 ही आएगा ना, अगर मैं 25 से 50 पे लेके जा रहा हूँ उसको। तो मतलब डेल्टा टी जो है, या जो टेम्परेचर है, वो एक स्टेट फंक्शन है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। वो पाथ कौन सा चूज किया मैंने उस पर, उससे फर्क नहीं पड़ता उसको। अब तुम फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आते हो, तुम लिफ्ट लेके आओ, तुम कूद के आओ, तुम सीढ़ियों से आओ, जो चेंज इन हाइट आएगा या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम कैसे आए, बस आ गए, दैट्स इट, बात खत्म, है ना। तो जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा या चेंज इन जो हाइट होगा, दैट इज सेम, तुम किसी भी तरीके से आओ। हाँ, पर अगर वर्क डन की बात करेंगे, बेटा लिफ्ट से आओगे, पैदल चल के आओगे, कूद के आओगे, तीनों केस में वर्क डन अलग अलग होगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, बट पाथ चेंज हो गया तो वर्क डन अलग अलग होगा। तो वर्क एक पाथ फंक्शन है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करती है उनको पाथ फंक्शन बोलते हैं, और जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है उनको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। समझे? तो ये बस पॉइंट्स पढ़ लेना, बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। ठीक है, या तो पाथ फंक्शन बेटा आपके कौन कौन से हैं? पाथ फंक्शन आपके बेसिकली हीट एंड वर्क, ये दो आपके पाथ फंक्शन है। हीट कैपेसिटी को भी ले सकते हो, सीपीसीवी, है ना, वो पाथ पे डिपेंड कर जाता है। देन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेस हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं? देखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर वाले को बोलते हैं आइसोथर्मल, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहता है, ठीक है, राइट। एडियाबैटिक, जिसमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, ना हीट आ रही है ना हीट बाहर जा रही है। आइसोबारिक, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोकोरिक, जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है। साइक्लिक, कि घूम फिर के भैया वहीं पे आगे। साइक्लिक जरूरी नहीं कि गोल होना चाहिए, साइक्लिक कैसा भी हो सकता है, रैंडम कोई भी शेप, बस जहां से चले थे घूम फिर के वहीं वापस आ जाना है, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक। इनिशियल और फाइनल स्टेट आइडेंटिकल होती हैं। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पे थोड़ी सी कहानी आपको आगे में देता हूँ। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पर, चलो ये नोट्स में तो आप पढ़ ही लेना, ठीक है, इसके बारे में आगे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, तो जब हम प्रोसेसेस की बात कर रहे थे अभी, ये आपका पीवी डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे, आइसोबारिक तो आपका ही हो गया, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया आपका आइसोकोरिक। अब बच्चा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, हमेशा याद रखना, एडियाबैटिक का ग्राफ आइसोथर्मल से ज़्यादा स्टीप होता है। मतलब अगर ये आपका आइसोथर्मल है तो एडियाबैटिक इससे ज़्यादा स्टीप होगा। इस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कितनी होती है बेटा? गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। क्वेश्चन भी आया ना कि उससे ज़्यादा स्टीप क्यों होता है? क्योंकि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, और गामा इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब एडियाबैटिक की स्लोप ज़्यादा ही होगी। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं सर अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, तो ये तो चलो आपने ऐसे ड्रॉ करा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके दो प्रोसेस ऐसे फॉलो करूँ, तब भी जो ज़्यादा स्टीप है वही आपका एडियाबैटिक होगा। एडियाबैटिक की स्लोप ज़्यादा ही होगी आइसोथर्मल से, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रख लेना। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है? सफिशिएंट कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। चलिए, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 और डी टी इज इक्वल टू 0, दो ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ठीक है। चलो एक और भी ले लेता हूँ, टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तीन ऑप्शन दे दिया आपको मैंने, ए बी सी। आराम से सोचो, सफिशिएंट कंडीशन जो कंफर्म कर दे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब आइसोथर्मल पक्का है।
अब आप बोलोगे सर तीनों हैं, ओके दैट इज राइट, तीनों आइसोथर्मल के लिए वैलिड तो हैं, बट चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोलूं कि सिर्फ डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब आइसोथर्मल हो गया, कि अगर डेल्टा टी मेरा जीरो आ रहा है तो आइसोथर्मल है, जरूरी नहीं है। क्यों? ऐसा हो सकता था स्टार्टिंग का टेम्परेचर जो था आपने बढ़ाया, घटाया, बढ़ाया, फिर घटाया, फिर यहीं पे आ गया आप, तो इनिशियल टेम्परेचर भी इतना था, फाइनल भी इतना ही है, तो डेल्टा टी कितना हो गया? जीरो। बट दैट डजंट मीन कि थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, पर हाँ बढ़ता गया, घटता गया, बढ़ता गया, घटता गया, करते करते वो उसी वैल्यू पे आ गया फाइनली। तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम था, दैट डजंट मीन कि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ प्रोसेस टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो एक सफिशियंट कंडीशन नहीं है। हाँ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहा है तब डेल्टा टी जीरो होगा, पर डेल्टा टी जीरो है इसका मतलब नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहा था, तो ये अपने आप में एक सफिशियंट कंडीशन नहीं है। डी टी इज इक्वल टू जीरो, हाँ ये एक सफिशियंट कंडीशन है। क्यों? डी टी मीन्स एक स्मॉल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप में भी चेंज इन टेम्परेचर जीरो था, तो एक छोटे से स्टेप में भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो भैया बड़े स्टेप में कहां से हो जाएगा? ठीक है, तो ये अकेली सफिशिएंट कंडीशन है, और टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी एक सफिशिएंट कंडीशन है, तो ये ध्यान रखना। नाउ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, देखिए रिवर्सिबल एक आइडियल प्रोसेस है, रियलिटी में नहीं होता। ठीक है, इरिवर्सिबल मेनली आपको रियल प्रोसेसेस इरिवर्सिबल ही मिलते हैं। रिवर्सिबल तब होता है जब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ऑलमोस्ट ऑलवेज इक्विलिब्रियम में हैं आपस में। मतलब बेटा रिवर्सिबल में जो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स है उनके बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है। जैसे कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, अंदर से गैस का कुछ प्रेशर होगा, बाहर से भी कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, बाहर से प्रेशर पी है, अंदर से भी प्रेशर पी है, ओके, तो इक्विलिब्रियम में है। अब अगर इसको कंप्रेस करना है तो बाहर से मैं हल्का सा प्रेशर लगाऊंगा। ठीक है, तो जो बाहर से प्रेशर लगा रहा हूं कंप्रेस करने के लिए उसको फिर बोलूंगा मैं ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि उसकी वजह से प्रोसेस चल रहा है। और अंदर का जो प्रेशर होगा वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा होगा, वो जाएगा अपोजिंग फोर्स। तो रिवर्सिबल में ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है। मतलब अगर बाहर का पी था तो उसको बढ़ा के आपको कितना करना होगा? पी प्लस या 1.0001 पी, इतना कर लो, हल्का सा बढ़ाओ। हल्का सा बढ़ाने से कम थोड़ा सा प्रेशर बाहर से ज़्यादा आएगा, तो वो हल्का सा मूव करेगा नीचे, फिर रुक जाएगा, क्योंकि अंदर बाहर का फिर बराबर हो गया। फिर बाहर का हल्का सा और बढ़ाओगे, फिर मूव करेगा। तो रिवर्सिबल में क्या होता है, ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में बहुत कम डिफरेंस होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा चलते हो, फिर रुकते हो, हल्का सा मूवमेंट हुआ, फिर इक्विलिब्रियम आया, फिर मूवमेंट हुआ, फिर इक्विलिब्रियम आया, फिर आपने बाहर से प्रेशर बढ़ा दिया, फिर मूवमेंट हुआ, फिर रुक गया, फिर प्रेशर बढ़ाया, फिर मूवमेंट हुआ, फिर रुक गया। तो करते 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 इतने सारे पॉइंट्स के थ्रू वो जाएगा कि उन सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो आपके पास एक कर्व आ जाता है। तो ये ए पॉइंट है, ये फाइनल आपका बी पॉइंट है, आप ए से बी जा रहे हो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ऐसे छोटे छोटे करते 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के थ्रू होकर गुजरता है ये। ठीक है, इसलिए आपके पास कर्व हमेशा रहेगा। बट जब आप इरिवर्सिबल की बात करते हैं, ठीक है बेटा, इरिवर्सिबल में कर्व नहीं आता। ठीक है, इरिवर्सिबल में सिर्फ इनिशियल पॉइंट पता होता है आपको और आपको फाइनल पॉइंट पता होता है, क्योंकि आप एकदम से उसको करवा देते हो प्रोसेस। अगर आपने कंप्रेस करना है तो एकदम से, एक्सपेंड करना है तो भी एकदम से, मतलब बीच में कोई इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है, समझे? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम में ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं होते। स्टार्टिंग में थे, लास्ट में थे, ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं थे। तो इरिवर्सिबल में कभी भी कर्व ही नहीं आता, क्योंकि बीच के कोई पॉइंट आपको पता ही नहीं है। जब पॉइंट ही नहीं पता तो आप कर्व कैसे ड्रॉ कर लोगे? तो इरिवर्सिबल के लिए कभी भी कर्व ड्रॉ मत करना। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स काफ़ी डिफरेंस होता है। और जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे पता लगता है? एक्सटर्नल फोर्स जो है कांस्टेंट होती है। रिवर्सिबल में एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि जितनी बाहर की होगी हल्की सी ज़्यादा होगी, रिएक्शन होगा, मतलब प्रोसेस होगा, फिर अंदर बाहर बराबर हो जाएंगे, फिर बाहर का फिर से आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो बाहर वाली प्रेशर को आपको धीरे 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 बढ़ाते जाना पड़ता है, उसको कांस्टेंट नहीं रख सकते। ठीक है, तो इरिवर्सिबल में ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। इसमें ये कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू होके जाता है। रिवर्सिबल तो इनफाइनाइट स्टेप्स के थ्रू गया था, ये कुछ फाइनाइट, जैसे यह होता है एक स्टेप में गया, या उससे 2 स्टेप में गया, या 3 में गया, 4 में गया, 5 में गया, लाइक दैट। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस।
क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है, रियलिटी में होता नहीं है, इसको होने में इन्फानाइट टाइम लगता है। ठीक है, बस इतना आपको बताऊंगा, और ज़्यादा डिटेल नहीं, फिर वो थ्योरी का लेक्चर हो जाएगा। देन कम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ का पर्पस क्या था? देखिए फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वगैरह ये आ चुके थे ऑलरेडी, बट एक चीज मिसिंग थी कहीं ना कहीं। टेम्परेचर को कौन डिफाइन कर रहा है? टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। टेम्परेचर को डिफाइन करता है जीरोथ लॉ। ठीक है, कि जब दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उनके बीच में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हैं और थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उसका मतलब है दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो जीरोथ लॉ टेम्परेचर को डिफाइन करता है। जीरोथ लॉ के बेसिस पे कैलोरीमेट्री बनी। ठीक है, तो टू सिस्टम्स, ये बोल रहा है कि भाई साहब ए और ठीक है, देखो अगर ए और बी भाई भाई हैं और बी और सी भी भाई भाई हैं, तो फिर ए और सी भी भाई भाई हुए। तो ये बोल रहा है ए और बी भाई भाई हैं, बी और सी भाई भाई हैं, तो ए और सी भाई भाई हुए। तो मतलब ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, एंड बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो मतलब टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। तो बेटा ऑब्वियस सी बात हुई, फिर टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, और ना ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम हुए। बस यही कहानी थी। आप बोलो सर इतना बेसिक? हाँ इतना बेसिक था। तो दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको जीरोथ क्यों रखा गया, फोर्थ लॉ क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि इट वॉज मोर फंडामेंटल देन द अदर लॉज, तो उसको पीछे लाना था, सबसे पहले लाना था। फर्स्ट लॉ आ चुका था तो फिर उसको जीरोथ लॉ कहा गया। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनल एनर्जी, अब नाम से आपको पता है इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी सिस्टम में कंटेन्ड टोटल एनर्जी। मान लीजिए हमारे पास एक गैसेस सिस्टम है, तो बेटा गैस के पार्टिकल्स के पास क्या क्या होगा? कितनी सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी होंगी। मतलब काइनेटिक में भी आपका रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर वगैरह, जितनी भी पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं उन सारी एनर्जीज को ऐड कर दो, तब जो एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। तो टोटल एनर्जी कॉन्टेंट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। कई जगह इसको ई लिखा जाता है, कई जगह इसको यू लिखा जाता है। आप कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि इट इज सम ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज कि उन सभी की एनर्जीज की एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम कभी भी इसको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मेजर कर पाते, हम सिर्फ इसमें चेंज कितना आ रहा है वो मेजर कर पाते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, मतलब अभी ऑलरेडी उसकी यू कितना है मुझे नहीं पता, बट अगर उसमें मैं 50 एनर्जी ऐड कर रहा हूँ तो वो नई कितनी हो जाएगी? यू प्लस 50। तो चेंज कितना आया? 50 का। आई डोंट नो कि फाइनल वैल्यू कितनी हुई है, पर मुझे पता है कि इनिशियल से 50 ज़्यादा हो चुकी है। तो आई कैन ओनली मेजर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी बेटा सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, पर रियल गैसेस की इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, तो जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ तो डी यू भी जीरो हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो रहा है। ओके, प्रोवाइडेड ये कोई फेज चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप सॉलिड को मेल्ट करते हो, सॉलिड टू लिक्विड जाता है, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, बट उसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि आप उसको लेटेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, लेटेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये मत बोलना सर फिर तो मेल्टिंग में भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, वेपराइजेशन में भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वहां पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नहीं, दिस इज नॉट वैलिड फॉर चेंज ऑफ स्टेट, क्योंकि वहां पर आप एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं वो लेटेंट एनर्जी की फॉर्म में सप्लाई हो रही है और स्टोर हो रही है उसके पास। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है वेपर की एनर्जी लिक्विड से ज़्यादा ही होती है, टेम्परेचर चाहे बराबर हो। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का पानी और 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर, वेपर के पास ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। राइट, अब क्योंकि इंटरनल एनर्जी भैया सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये चेंज ही नहीं होगा। आइडियल गैस के लिए, बाकियों के लिए बात नहीं कर रहा मैं, तो आइडियल गैस के लिए डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितना हो जाएगा? डेल यू बाय डेल वी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डेल यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बच्चे आइडियल के लिए भी पढ़ा हमने, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं होती, तो डेल यू जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। सेम चीज़ यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है सेकंड वाले में, तो यहाँ तुम इंटरनल एनर्जी को देख रहे हो कि प्रेशर के साथ कैसे चेंज होगी अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। तो भैया टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो नहीं होगी ना, तो दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस। ठीक है, क्लियर है ये? तो टेम्परेचर चेंजेस ओनली अफेक्ट काइनेटिक एनर्जी एंड नॉट पोटेंशियल एनर्जी।
1 सेकेंड, यप, ठीक है। मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज करते भी हैं तो उससे काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं चेंज हो रही होती, ये भी पता होना चाहिए। देन यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब मेरे पास एक ये पानी की बॉटल है, अब मैं इसको देख रहा हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। हो सकता है एक आदमी, ठीक है, जो भी यहाँ पर एक लिफ्ट लगी है मान लीजिए, और लिफ्ट से ऊपर जा रहा है, तो वो जो ऑब्जर्वर है वो तो मोशन में है, वो भी उसको देख रहा है। तो दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इस बॉटल को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तुम्हें लगता है कि इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी? बॉटल बोलेगी तुम जाओ तेल लेने जहां मर्जी भैया, मेरी जो इंटरनल एनर्जी वो तो उतनी रहेगी, तुम कहां से देखते हो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो एनर्जी कंटेंट है वो थोड़ा ना चेंज होने वाला। तो इंटरनल एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज द इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देन यू इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अ स्टेट फंक्शन। अब 10 पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा होगी 20 पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी, 25 पार्टिकल की और ज़्यादा होगी। तो यस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि वो अमाउंट पे डिपेंड करती है और स्टेट फंक्शन है। इनिशियल से फाइनल स्टेट आप कैसे, देखो मैंने उसको 50 एनर्जी दी तो उसका डेल्टा यू कितना आ गया 50। कैसे दी से क्या फ़र्क पड़ता है, 50 एनर्जी मैंने कैसे मर्जी दी। अब मैं आपको 50 रुपये 50 का एक नोट दूँ या 10 के 5 नोट दूँ या 5 के 10 सिक्के दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, 50 रुपये मिल गए ना आपको टोटल, बस दैट्स इट। तो इट्स अ स्टेट फंक्शन। रियल गैस के लिए क्या होता है, यू इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जब भी कोई वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है, प्रॉपर्टी इज अ फंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है ना ये। तो डेल यू बाय डेल वी, ध्यान से देख लो उसको, डेल यू बाय डेल वी मतलब एक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में उसको चेंज करो, डेल यू बाय डेल वी, दूसरे को कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, इनटू डी वी। तो ऐसे समझ लो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। प्लस अब दूसरी प्रॉपर्टी के साथ चेंज कराओ, डेल यू बाय डेल टी कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट इनटू डी टी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो टोटल चेंज जो इंटरनल एनर्जी में आएगा वो दिस प्लस दिस। मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के मेजर करो कि वॉल्यूम के साथ उसमें कितना चेंज आया, फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के मेजर करो कि टेम्परेचर के साथ उसमें कितना चेंज आया इंटरनल एनर्जी में। तो ये आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, नॉट फॉर इंटरनल एनर्जी ओनली। जब भी आपके पास इस तरह का रिलेशन दिया गया तो आप इस तरह से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म जो है इसकी। देन वर्क एंड हीट, देखिए किसी भी सिस्टम को एनर्जी देना या उसे एनर्जी लेना, मतलब एनर्जी एक्सचेंज करने के दो ही तरीके हैं। सीधे से मांग लो, नहीं तो गन पॉइंट पे लेके मांग लो, है ना, ये एनर्जी मुझे दे दे ठाकुर, राइट, नहीं। दो तरीके कौन से हैं, एक हीट है और एक वर्क है। मतलब एक सिस्टम से अगर आप एनर्जी निकाल रहे हैं या उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो एक तरीका तो आप हीट की फॉर्म में उसको एनर्जी दे रहे हैं या उससे एनर्जी निकाल रहे हैं, दूसरा तरीका सिर्फ वर्क है। आप लोग सब तीसरा कोई तरीका नहीं। हीट के अलावा जो भी आप कर रहे हो वो वर्क में काउंट होता है। वर्क आपके पास अलग अलग टाइप के होते हैं, इलास्टिक वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैग्नेटिक वर्क, ग्रेविटेशन वर्क, सरफेस टेंशन वर्क एक्सेट्रा। वर्क के अलग अलग प्रकार हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो जो भी आप करोगे हीट के अलावा वो वर्क में काउंट होता है, ठीक है। वर्क सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, और भी बहुत टाइप के वर्क होते हैं। तो ऐसा एनर्जी ट्रांसफर, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर एनर्जी ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, उसको हीट कहा जाता है। जब दो बॉडीज के बीच में अलग अलग टेम्परेचर है, एक ठंडी है एक गर्म है, उनके बीच में एनर्जी फ्लो हो रही है, उस एनर्जी फ्लो को हीट कहते हैं, समझे। तो हीट इज ऑलवेज एनर्जी इन ट्रांजिट। स्टोर्ड एनर्जी को कभी भी हीट नहीं बोलते। हॉट बॉडी में आप कभी नहीं बोल सकते उसमें ज्यादा हीट है, या कोल्ड बॉडी में कम हीट है। हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। बॉडी में हीट नहीं होती है, बॉडी में एनर्जी होती है। जब वो एनर्जी फ्लो करती है, उस फ्लोइंग एनर्जी को हीट बोलते हैं। जब तक वो फ्लो नहीं कर रही तब तो उसको हीट बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो हीट कभी भी किसी बॉडी का प्रॉपर्टी नहीं है, इस बॉडी में ज्यादा हीट है, इस बॉडी में कम हीट है, नहीं। वो हम ऐसे बोल देते हैं कैजुअल सेंस में, बट इट इज फंडामेंटली रॉन्ग, ठीक है। तो हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, है ना। बॉडी कैनॉट कंटेन हीट, इट्स अ पाथ फंक्शन, इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट जो मूवमेंट में है। और हीट के अलावा एवरी अदर वे ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड वर्क, जो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो जब भी सिस्टम को कुछ मिलता है उसको पॉजिटिव में लेते हैं, हीट उसको मिली, उसको दी गई, उसको पॉजिटिव लेंगे।
हीट उसने लूज करी है, नेगेटिव में लेंगे। वर्क उसके ऊपर किया गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव लेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम, अरे सिस्टम ने खुद मेहनत करी है भैया, तो उसकी एनर्जी घटेगी ना, यस, तो उसको नेगेटिव लेते हैं। जब सिस्टम एनर्जी खर्चता है तो उसको नेगेटिव लेना है, जब वो गेन करता है तो उसको पॉजिटिव लेना है। तो ये आपका हीट और वर्क का साइन कन्वेंशन आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ सिंपल, इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि यूनिवर्स में टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है बट चेंज नहीं हो सकती। तो यूनिवर्स बोल दो या फिर आइसोलेटेड सिस्टम बोल दो, बात तो बराबर है। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एनर्जी कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, टोटल एनर्जी कंटेंट यूनिवर्स का बराबर है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क, कि टोटल जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि दो ही तरीके हैं, मैंने कहा ना एनर्जी एक्सचेंज करने के दो ही तरीके हैं, हीट और वर्क। तो जो टोटल चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में वो आएगा नेट हीट से कितना चेंज कर रहे हो और वर्क से कितना चेंज कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, मतलब आपको कहा गया कि यार आपके अकाउंट में ना दो जगह से पैसे आते हैं, एक तो वहां से आते हैं और एक वहां से आते हैं, तो नेट कितना आया होगा, काउंट कर लो, वहां से कितने आए हैं प्लस वहां से कितने आए हैं। जब दो ही तरीके हैं एनर्जी ट्रांसफर के, तो इस तरीके से कितनी आई और इस तरीके से कितनी आई, इन दोनों को ऐड कर लो, दैट इज योर टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सिंपल, राइट। चलो, ये हो गया फर्स्ट लॉ। नाउ प्रेशर वॉल्यूम, अब मैं देखो बहुत डिटेल में नहीं घुसने वाला, अपन चैप्टर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर में मैंने क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवाने हैं, डीपीपी तो हम करेंगे 45 क्वेश्चन, उसके अलावा 20 और क्वेश्चन मैंने आपको इसमें ऐड किए हुए हैं, ताकि आपको एक ज़्यादा डाइवर्स प्रॉब्लम्स का वैरायटी मिले। ठीक है, और थोड़ा अलग फ्लेवर है, वो 45 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन अलग अलग फ्लेवर के हैं, दोनों को करेंगे, तो इसमें हम 65 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखो, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता ही है, आपने पढ़ा ही हुआ है ना। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है, प्रेशर पर यूनिट एरिया, लाइक दैट, कर लो उसको फिर, है ना, वो आ जाएगा आपका पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। ठीक है, ओह सॉरी, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, नॉट प्रेशर पर एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। हाँ, तो यार वर्क इज माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। साइन कन्वेंशन फिजिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स का अलग अलग है, तो वहाँ कन्फ्यूज मत करना। साइक्लिक प्रोसेस में, अब देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो क्या इसमें वर्क डन होगा, हम तो घूम फिर के वहीं आ गए वापस। तो अगर तुम ऐसे गोल गोल घूमते रहो तो क्या तुम थकोगे नहीं, थकोगे ना, यस। तो वर्क एक पाथ फंक्शन है, स्टेट पे डिपेंड नहीं करता कि सर हम तो घूम फिर के वहीं आ गए थे, कैसे वर्क डन हो गया, होगा, वर्क डन होगा यहाँ पे। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो नेट वर्क होता है वो क्या होता है, उस पीवी कर्व का एरिया, साइक्लिक है ना ये, इस साइकिल का जो एरिया है दैट इज योर वर्क डन। ठीक है, जब ये क्लॉकवाइज होता है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने खर्चा कराया तो वर्क नेगेटिव काउंट होगा, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी गई है। काउंटर क्लॉकवाइज जब होता है, देखो यहां पर मैंने एरो कैसे दिए हैं, ये क्लॉकवाइज दिया हुआ मैंने, तो मतलब इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये जो एरिया आप निकालोगे, ये वर्क जो भी आएगा वट एवर इट इज, की वैल्यू एक्स जूल आ रही है तो उसको माइनस एक्स जूल लिखना, क्योंकि इट इज डन बाय द सिस्टम है, तो नेगेटिव लेना है। काउंटर क्लॉकवाइज में इट इज डन ऑन द सिस्टम, उसके ऊपर काम कर रहा है हम, तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर काउंटर क्लॉकवाइज होता तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं आप, तो ये ध्यान रखना, क्लॉकवाइज नेगेटिव, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, अब बात आती है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसा होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं पानी पी रहा हूँ, बहुत देर से लगातार बोले जा रहा हूँ, ठीक है, विच इज नॉट वेरी गुड। गले का बैंड बज रहा है। देखिए, अब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। तो आइसोथर्मल में दो तरह के केस हो जाएंगे, एक रिवर्सिबल आ जाएगा आपके पास, है ना, एक आपके पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल आ जाएगा, और एक आपके पास इरिवर्सिबल आइसोथर्मल आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क डन कितना होता है, -2.303 nRT log V2 by V1 और -2.303 nRT log P1 by P2, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बॉयल्स लॉ। तो V2 by V1 लिखो या P1 by P2 लिखो, बात बराबर है। ये हो गया रिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल में सिंपल -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो दोनों वर्क डन अलग अलग है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कभी भी आए तो ध्यान ये देना है, या तो प्रॉपरली मेंशन्ड हो
कि रिवर्सिबली वर्क करवा रहे हो या इरिवर्सिबली करवा रहे हो। अगर ये मेंशन नहीं है तो बेटा फिर आपको देखना पड़ेगा स्टेटमेंट में कि ये प्रोसेस रिवर्सिबली हो रहा है या फिर इरिवर्सिबली हो रहा है, क्योंकि गलत फॉर्मूला लगा दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। देखो अब बात करते हैं रिवर्सिबल की, ठीक है। तो लेट्स टेक द केस ऑफ आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ करते हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात। करना क्या है, रिवर्सिबल में मैंने आपको कहा कि हमेशा कर्व बनता है, ठीक है। एक्सपेंड करोगे ना, तो मान लीजिए आप यहाँ से चले यहाँ तक, ठीक है, ये पॉइंट 1 आ गया, या पॉइंट आपका 2 आ गया। हमेशा एरो लगाना है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हो, बिना एरो के पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो। ये रिवर्सिबल आ गया। और वर्क डन कितना होता है बेटा, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो ये जो आपका एरिया अंडर द कर्व आएगा, दिस इज योर वर्क डन, ठीक है। बस ये निकाल लो, तो जो आप फॉर्मूला लगाओगे ना वो एक्चुअली ये एरिया निकाल के देगा आपको, सिंपल। फिर इरिवर्सिबल में क्या होगा, इरिवर्सिबल में वही है, आप 1 से चले और यहाँ पे 2 पे पहुंचे, पर आपको कर्व नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि बीच के पॉइंट्स ही नहीं थे आपके पास। तो उसमें P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी कैसे करोगे बेटा, ये तो आ गया आपका V2, ये आ गया V1, तो डेल्टा वी तो आ गया मेरे पास। P एक्सटर्नल कहाँ से लाऊंगा मैं यार, देखो जब आप एक्सपैंड कर रहे हो, एक्सपैंड हुआ क्यों, कोई भी गैस जो थी, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये एक्सपैंड क्यों हुआ होगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा था बाहर के प्रेशर से, है ना, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा था एक्सटर्नल से। और ये कब तक होता रहेगा एक्सपैंड, जब तक अंदर और बाहर दोनों का प्रेशर इक्वलाइज ना हो जाए बेटा। तो जिस पॉइंट पे अंदर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, एक्सपेंशन रुक जाएगी, मतलब फाइनल पॉइंट पे आके एक्सपेंशन रुक जाएगी। तो मतलब फाइनल पॉइंट पे जो प्रेशर है, ये जो पीवी है ना, ये सिस्टम का गैस का प्रेशर वॉल्यूम है, पर फाइनल पॉइंट पे गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाते हैं। ओके, तो मतलब ये जो प्रेशर है यही तुम्हारा पी एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ये आप पी एक्सटर्नल आ गया आपका ये, और ये डेल्टा वी आ गया। तो बेटा पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी कौन सा एरिया निकलेगा आपका, ये वाला एरिया, इतना सा। तो इरिवर्सिबल में क्या करना होता है, फाइनल पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग एक रेक्टेंगल बना देना है। देखो ये फाइनल पॉइंट था, इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपने रेक्टेंगल बना दिया, दैट एरिया इज योर वर्क डन। तो मेरे को बताओ, अब क्योंकि ये एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन वर्क तो नेगेटिव होता है, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बट अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, नेगेटिव साइन को छोड़ दो, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है रिवर्सिबल का ज्यादा है ना। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन देखूं तो दैट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो कभी भी स्टेटमेंट ऐसी आती है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन। वो ये नहीं बोलेगा कि रिवर्सिबल कैलकुलेट करो इरिवर्सिबल, बोलेगा कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बेटा व्हेन इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन हो रही है, और वर्क डन बाय द सिस्टम मैक्सिमम कब आता है, रिवर्सिबल तरीके से। तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना है, सिंपल। अब दूसरा केस ले लेते हैं इसका, अब हम लेते हैं कंप्रेशन, ठीक है। ये कहा गया, अब हम यहां करेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, और यहां करेंगे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन, ठीक है। तो वो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, कंप्रेशन में ये इनिशियल स्टेट आपकी यहाँ आ जाएगी 1, ये आ जाएगा आपका 2। रिवर्सिबल में मैंने आपको कहा था हमेशा कर्व होता ही होता है, ये कर्व आ गया आपका, ठीक है। और वर्क डन हमेशा एरिया अंडर द कर्व आएगा, ये वाला। और इरिवर्सिबल में क्या होता है, दिस इज 1 दिस इज 2, देयर इज नो कर्व, कर्व कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। बट इरिवर्सिबल में मैंने कहा ना, फाइनल पॉइंट पे जाके इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाते हैं। तो मतलब ये वाला जो प्रेशर है, ये वाला
दैट इज योर एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये आ गया P एक्सटर्नल, ये आ गया डेल्टा V, तो ये कितना आ जाएगा, रेक्टेंगल बना लो। तो इसके केस में जो वर्क डन आएगा वो आएगा ये वाला रेक्टेंगल, दैट इज वर्क इरिवर्सिबल। और क्योंकि ये वर्क कंप्रेशन है तो ये तो वैसे पॉजिटिव है, कंप्रेशन इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये पॉजिटिव है। तो इसके केस में जो वर्क रिवर्सिबल था उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया वर्क इरिवर्सिबल से। तो अगर कभी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आए, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम मैक्सिमम, तो आपको फिर ये वाला निकालना है। फिर इरिवर्सिबल तो फिर P डेल्टा V वाला फॉर्मूला लगाना है, रिवर्सिबल का नहीं। तो ये ध्यान रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम रिवर्सिबल में सबसे ज़्यादा होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इरिवर्सिबल में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, करना क्या है, फाइनल पॉइंट को लेके एक रेक्टेंगल बना देना है। सर अगर 2 स्टेप में हो जाए रिएक्शन या प्रोसेस, अगर मान लीजिए इरिवर्सिबल है पर वो हो रहा है 2 या 3 स्टेप में, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये पॉइंट आ गया सर 1, सर ये वाला पॉइंट आ गया 2 और ये वाला पॉइंट आ गया 3। सर तब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, 2 स्टेप में हो रहा है ना, 1 से 2 और 2 से 3, ओके कोई बात नहीं। तो 1 से 2 में क्या बोला मैंने, फाइनल पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल बना लो। अब अगर ये हो रही है एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपेंशन ही हो रही है यहाँ पे, तो ये 1 से 2 में 2 फाइनल पॉइंट हो गया, तो ये रेक्टेंगल आ गया। 2 से 3 में फाइनल पॉइंट कौन सा है, 3, तो ये रेक्टेंगल आ गया। इन दोनों का एरिया ऐड कर लो, ठीक है, सिंपल। तो ये केस हुआ एक्सपेंशन का। कंप्रेशन होता तो उल्टा, कंप्रेशन में फिर यहाँ से यहाँ जाते अगर आप, तो ये रेक्टेंगल आता, फिर यहाँ से यहाँ जाते तो ये रेक्टेंगल आता, समझाया, बस वैसे करना, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो बस ये ध्यान रखना कि रिवर्सिबल है मामला या इरिवर्सिबल है। चलो, तो दैट इज 40 मिनट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट को, एंथैल्पी को, अगले लेक्चर में लेते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरा गला भी थोड़ा सा बोल बोल के बहुत थक गया है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। देखो मैं ये सारा कंटेंट पहले से लिख के इसलिए लाता हूँ ताकि मेरा सारा टाइम ना एक्सप्लेनेशन में जाए। तो यहाँ पर अगर बच्चे आप 2 घंटे की थ्योरी देख रहे हो ना, अगर वो 2 घंटे की थ्योरी एक्चुअली 4 घंटे की थ्योरी के बराबर है, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ लिखता ऑन द स्पॉट तो 4 घंटे आराम से जाते, आराम से, ठीक है। तो माई एफर्ट इज कि आप लोगों का मिनिमम टाइम लगे और आप मैक्सिमम चीज़ एब्जॉर्ब करो, मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करो। नहीं तो जनरली क्या होता है, लोग क्रैश कोर्स में इतनी फॉर्मेलिटी करके निकल लेते हैं कि 10-15 फॉर्मूला बता दिए और 20-25 क्वेश्चन करवा दिए, डन। ऐसे नहीं होता है, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पार्ट एटलीस्ट। और जो कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो पूरी डेरिवेशन बतानी होती है ताकि बच्चे को कॉन्फिडेंस आए। ये नहीं अरे यार ये तो उड़ता उड़ता गया। तो क्रैश कोर्स में मैक्सिमम बच्चों को तो कॉन्फिडेंस उल्टा खत्म हो जाता है, ये तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना, साथ में किताब लेके पढ़ना, और अच्छा लगे तो बाकी दोस्तों को भी बताना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।